नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना गांव पंडितपुर पेश पटल और रियल द क्लिक न्यूज चैनल। आइए हम आपको बात करवाते हैं साक्षात्कार में बाबा सर्वेश तिवारी जी के साथ, जो पूर्व में मेगा विधानसभा के प्रत्याशी रहे। स्वागत करता हूं रियल द क्लिक न्यूज चैनल पर। आप सब ने सुना होगा कि लाख ठोकरे के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर उठूंगा और मेजा की जनता, युवा, नौजवान साथियों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। ऐसे विचार के साथ मेजा विधानसभा के तेज तर्रार युवा पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और यमुना पार विकास मंच के अध्यक्ष श्री बाबा सर्वेश तिवारी जी के साथ आज आप सबको मुखातिब करवाने वाला हूं। साथियों, आप सब ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नमस्कार आपके चैनल के लोगों को लिए और आपके दर्शकों के लिए। मेरा एक उद्देश्य रहता है और हम जानते आए हैं, सुनते आए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से आपको देखते आए हैं। आप हमेशा से मेजा की जनता के लिए कुछ ना कुछ करते आते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, उनके विचार को आगे ले जाने का काम करते रहते हैं। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि आप मेजा के लाल हैं, आपकी मातृभूमि है, आपकी जन्मभूमि है और आपकी कर्मभूमि है। जितना अच्छा आप मेजा को जानते होंगे, जितनी बारीकियों के नजरों से आप मेजा को देखे हैं, तो आप बताइए कि मेजा विधानसभा का कैसा स्वरूप होना चाहिए और इस समय मेजा विधानसभा का कैसा स्वरूप है। देखिए, मेजा विधानसभा मैं मानता हूं कि पूरे प्रयागराज जिले का सबसे बेहतर और विकसित विधानसभा है, क्योंकि इस विधानसभा ने प्रधानमंत्री को दिया, हमारे विधानसभा ने। हमारे क्षेत्र से बहुत सारे मंत्री, मिनिस्टर, जजेज हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, तो स्वाभाविक रूप से ये निश्चित रूप से मेजा विधानसभा विकसित इलाका है। लगभग घरों में आप देखेंगे सड़कें मिलेंगी, आपको नल मिलेगा और विकास हुआ है का। और पहले तो काफी हद तक घरों में नौकरियां भी होती थी। इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था, औद्योगिक नगरी था, जो बहुगुणा जी ने स्थापित किया था। हर घरों से लगभग 1-2 नौकरियां होती थी। अब नौकरियों का संकट है। पिछले 10 सालों में मैं समझता हूं कि विकास के पायदान पर मेजा को जहां होना चाहिए था, हमारे विधानसभा को, उसमें कहीं न कहीं पीछे हुआ है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस विकसित मेजा और स्वस्थ मेजा की हम बात करते हैं, वो आपकी नजरों में, आपके कहने का तात्पर्य यह है कहीं ना कहीं पूर्व में बहुत अच्छा था, किंतु वर्तमान में संघर्ष करते नजर आ रहा है। निश्चित रूप से समय के साथ, जैसे समय के अनुसार यहाँ बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं बन पाई। आज आप समझिए, बड़ा दुर्भाग्य, हमारे क्षेत्र में एक भी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है जहाँ अच्छे MBBS डॉक्टर हों। स्वास्थ्य की सुविधा जिस अनुसार से हमारा क्षेत्र डेवलप है, नहीं हो पाई। शिक्षा की व्यवस्था, बड़े बड़े IT हब होने चाहिए था, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, जिससे अभी हम दूर हैं। रोजगार का कोई साधन नहीं। हमारे मेजा में आप सुने होंगे, जानते भी होंगे कि मेजा में कटाई में कातन मिल था, जो बंद पड़ा है। मेजा हमारा काफी पहाड़ी क्षेत्रों से लगा हुआ है, काफी जमीनें खाली हुई हैं और खाली हैं पहले से भी। उन जमीनों पर रोजगार स्थापित किया जा सकता है, छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। जनप्रतिनिधियों के सोच की कमी रही है, दूरदर्शिता की कमी रही है, विजन की कमी रही है। लड़ने का मादा नहीं था। शायद सदन में लोग लड़ते, अपनी बात को रखते, आवाज उठाते, तो यहाँ पर रोजगार स्थापित हो जाता। हमारे यहाँ लोगों को बॉम्बे 10,000 15,000 रुपए के लिए मात्र बॉम्बे और गुजरात न जाना पड़ता। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस बात को लेकर मैं जब सोचता हूँ तो पीड़ा होती है और चिंता बनी रहती है। निश्चित रूप से साथियों, आप सुन रहे हैं रियल द क्लिक न्यूज चैनल पर बाबा सर्वेश तिवारी जी को, जिन्होंने एक अच्छे प्रभावशाली नेतृत्व के रूप में मेजा विधानसभा के युवाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए उनकी आवाज को हमेशा के लिए बुलंद करने का काम किया है। हमेशा से बुलंद उनके आवाज को करते नजर आते हैं। साथियों, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के साथ साझा किया गया। दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि आप 2022 में BSP से उम्मीदवार बनकर के आए थे। चुनावी रण में आपने बिगुल फूंका था और उस समय आपका नारा बहुत ट्रेंड कर रहा था, जेठ दोपहरिया आधी रात बाबा तिवारी सबके साथ, संघर्षों का आदी हूं मैं, बाबा तिवारी हूं आदि जैसे तमाम स्लोगन लोगों के जेहन में बैठ गए थे।
किंतु आपको यहाँ की जनता जनार्दन ने आपको तीसरे नंबर पर बिठाया। तो आपको क्या लगता है, कहाँ से कमी हो गई, कैसे कमी हो गई, मुझे और कहाँ काम करना चाहिए, इन बिंदुओं को एक बार जरूर बताइएगा। देखिए, निश्चित रूप से मेरी जनता लोग जानते हैं कि हमेशा जनहित के मुद्दों पर संघर्ष किया है। बिजली, पानी, सड़क, आपको पता होगा, पुराना अखबारों को आप देखिए तो पूरे यमुना पार का बिजली का बिल शहरों के बराबर हो गया था। मैंने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया, मैं जेल गया, पुलिस की लाठियां खाई, मैंने विधानसभा का तक घेराव कराया। मैं उस समय विधान प्रदेश अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का पूर्वांचल का। मैंने शक्ति भवन का घेराव कराया, तब जाकर कहीं सरकार जागी और उसके बाद बिजली का बिल हमारा पुनर्वितरण हुआ। जो बिजली का बिल 1575 हुआ था, पुनः रिवीजन होकर 540 आया। तो मैंने हमेशा संघर्ष किया है। मुझे इसी संघर्ष के दम पर उम्मीद था कि बीएसपी का वोट, कुछ मेरा व्यक्तिगत वोट मिलेगा, जनता मेरे संघर्षों को तवज्जो देगी। मैं दोनों प्रत्याशी बाहरी थे, तो मुझे लगा कि मैं मेजा का लाल हूँ, मेजा का बेटा हूँ, या मेरा घर है। मैंने पिछले 20 सालों से मेजा के लोगों के लिए संघर्ष किया था, तो इसमें मुझे सफलता नहीं मिल पाई। शायद कुछ लोगों को ये बात पची नहीं। मैं आपको एक छोटी, आपने पूछा तो बता दूं कि आप समझिए कि हम उस दिन, जिस दिन मैंने बाइक रैली निकाला था, 15,000 बाइक रोड पर थे। 15,000 लोगों के साथ 15,000 बाइक, यानी एक बाइक पर अगर 2-3 लोग होंगे तो लगभग 25-30 हजार। उसी दिन योगी जी की रैली थी हमारे सोराव गांव में, मेजा विधानसभा के अंदर। जितने लोग उस रैली में नहीं थे, उससे ज्यादा लोगों को लेकर मैं सड़क पर टहल रहा था। और कुछ लोगों को, मुझे लगता है, देखिए बहुत स्पष्ट मैं बता, लगभग 50 लोगों की एक बैठक किया लोगों ने, उसमें 1-2 लोगों के नेतृत्व में, और 3-4 दिनों में उन लोगों ने खेल बिगाड़ने का काम किया। जिनको ये अच्छा नहीं लगता कि साधारण परिवार के लोग राजनीति में मजबूत हों, जिनको ये नहीं अच्छा लग रहा है कि मेरे आगे का लड़का ये विधायक बन जाए, जिनको ये नहीं समझ में आता कि गरीब घर का लड़का कैसे विधायक बन सकता है, उन लोगों ने एक मीटिंग बनाई और क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने का काम किया कि बाबा तिवारी लड़ाई में नहीं है और श्रीमती नीलम करवरिया जी और संदीप पटेल की लड़ाई है। और उस माहौल से लोगों ने अफवाह फैलाई। उस माहौल से जो ब्राह्मण मतदाता मेरी तरफ था, वो भाजपा की तरफ वापस चला गया। जो SC-BC मतदाता मेरी तरफ था, वो समाजवादी पार्टी के लिए की तरफ वापस चला गया। लगता है वो लास्ट के 2-3 दिन मेरे चुनाव का टर्निंग पॉइंट था, जिसको मैं कवर न कर पाया। इसीलिए मुझे लगता हार हुई है। फिलहाल मैं निराश नहीं हूँ, मेजा के लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है, मैं हर दरवाजे जाने का काम करता हूँ। मेरे बारे में पता कर लीजिएगा, मैं कभी जाति, धर्म, मजहब की राजनीति नहीं करता। बिल्कुल, मैं हर गरीब के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ अन्याय हो रहा होता है। तो मुझे भरोसा है कि आज नहीं कल मेजा की जनता समझेगी और मुझे स्वीकारेगी, इस बात का मुझे भरोसा है। तो निश्चित रूप से आपको वहां पे लगा कि हमसे कुछ कमियां होगी या लोगों के द्वारा कुछ ऐसा व्यवधान उत्पन्न किया गया, निश्चित रूप से आपको लगा कि हमारी यहाँ पर हार हुई। किंतु मुझे लगता है किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर से पानी बन जाता है। तो ऐसे आपके जो क्रांति विचार है, कहीं ना कहीं वो आपको आगे ले जाने के लिए भी आपको प्रेरित करते हैं। आपको ये लगता है कि हम आगे जा करके बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, किंतु हम आगे आपसे कुछ और जानना चाहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आपका यमुना पार विकास मंच एक है, आपने बनाया हुआ है। यमुना पार विकास मंच का क्या उद्देश्य है और यमुना पार विकास मंच बनाने की आपको जरूरत क्या पड़ी? देखिए, मेरा मानना है कि मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, राजनैतिक व्यक्ति हूँ। उसके साथ साथ मैंने एक NGO संगठन बनाया, यमुना पार विकास मंच सेवा ट्रस्ट के नाम से। इस ट्रस्ट और संस्था का उद्देश्य है गरीब गुरबे, जो बहुत गरीब हैं। अब मेरे क्षेत्र में मेरी पत्नी जिला पंचायत में जाता हूँ, ऐसे ऐसे परिवार हैं जो माँ, उस बच्ची के पिता नहीं है, माँ अपने बिटिया की शादी में एक सामान भी नहीं दे पाती है। बिल्कुल, तो मेरा उद्देश्य है कि ऐसे परिवारों को कुछ आर्थिक सहयोग किया जाए, उनके शादी ब्याह में कोई न कोई सामग्री दिया जाए कि कम से कम गरीब घर के से भी बिटिया खाली हाथ न जाए, ये मेरी सोच है। ऐसे बहुत सारे हमारे क्षेत्र में ऐसे नौजवान हैं जो टैलेंटेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप पढ़ाने में सक्षम नहीं है। तो मेरी सोच है इस संस्था के माध्यम से लोगों के साथ मिलकर सहयोग से ऐसे नौजवानों को जो टैलेंटेड है लेकिन आर्थिक रूप से गरीब है, उनको पढ़ाया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, बीमार हैं,
उनकी दवाओं में संस्था के माध्यम से, अपने लोगों के सहयोग से, ये संस्था कहीं कोई इसमें धन नहीं देता, ये कोई सरकारी नीति से नहीं चलती, ये अपने मित्रों यारों के सहयोग से 1000, 2000, 5000 रुपए मैं मांग के लोगों से लोगों की मदद करता हूँ। इसी उद्देश्य से मैंने इस मंच को बनाया है। अभी हाल फिलहाल में 4 से 6 महीने पहले आपका कुछ पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें आप उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के पास एक ज्ञापन देने के लिए गए थे और उसको बकायदा जिला अधिकारी ने भी संज्ञान लेते हुए वो कार्रवाई उस पर किया और वो आपका वो मिशन था मेजा विधानसभा में जो नशाखोरी बढ़ रही है उसके लिए आपका एक पहल था। तो इस पे आपका क्या विचार है, इस पे आप क्या बात रखना चाहते हैं, एक बार जरूर बताएं। देखिए, हमारे क्षेत्र ही नहीं, मैं कहूँगा आप कहीं भी देख लीजिए पूरे जिले में जी। और मेजा विधानसभा तो मुझे लगता है हब बनता जा रहा है नशा का। इस मैक ऐसी नशा है जो लोगों को इसकी लत पड़ जाए वो फिर सुधर नहीं सकते। इस मैक के कारण क्षेत्र में चोरियां बढ़ती हैं, लूट होते हैं, छिनौती होते हैं। इस मैक और गांजा को लेकर मैं बहुत कुंठित हूँ जो हमारे क्षेत्र में तस्करी हो रही है। इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मैंने तहसील पर अधिकारियों को भी घेरने का काम किया, लोगों को गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रहा हूँ नशा मुक्ति अभियान। तो इसी संदर्भ में मैंने माननीय डिप्टी सीएम साहब को ज्ञापन दिया था और उन्होंने उस एप्लीकेशन को संज्ञान में लेकर उस पत्र को नीचे अपने जिलाधिकारी को लिखित रूप से इस पर कार्यवाही करना। और आप देखिए बड़ा प्रभाव पड़ा है मेरे संघर्ष का, मेरे इस अभियान का। लगभग 5-6 लोग इस मैक तस्कर मेजा विधानसभा के अंदर जेल जा चुके हैं। कई गांजा के व्यापारी तस्कर जेल जा चुके हैं। मेरा मिशन है कि पुलिस जागे और नशा मुक्ति अभियान में मेरा सहयोग करे। नशा व्यापारी कोई भी हो, चाहे गांजे का व्यापारी हो, चाहे स्मैक का व्यापारी हो, उसको मैं मेजा में चैन से व्यापार करने नहीं दूंगा। जब जब वो व्यापार के लिए सोचेगा मैं उसमें बाधा बनकर खड़ा रहूंगा और मैं लड़ाई तब तक लड़ूंगा जब पूर्ण रूपेण पूरे यमुना पार और पूरे प्रयागराज को मैं गांजा स्मैक मुक्त नहीं बना देता। ये इस यमुना पार विकास मंच की प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता मेजा से हमने शुरू की है, मेजा के बाद पूरे यमुना पार को हम शुरू करेंगे, पूरे यमुना पार के बाद हम पूरे प्रयागराज को करेंगे और फिर पूरे प्रयागराज के बाद ये अभियान जैसे जैसे हमारी टीम यमुना पार विकास मंच की बढ़ती जाएगी पूरे प्रदेश में फिर हम इस अभियान को चलाएंगे। मैं चाहता हूं कि युवा पढ़े, आगे बढ़े, व्यापार करे, कुछ भी करे, छोटा मोटा काम करे। जब वो नशे से दूर रहेगा तो सोचेगा और अच्छा काम करेगा, ये मेरा मानना है। निश्चित ही आपका विचार बहुत उत्तम है कि विकास में बाधा नशा है और नशा नाश का जड़ है और ऐसे मुहिम को चला रहे हैं आप जिसके लिए हम कह सकते हैं कि नशा जो माफिया हैं उनके ऊपर नकेल कसने का आप काम कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। पूरे मेजा विधानसभा के लिए आपने जो एक शानदार सुखद पहल शुरू किया है वो निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध हो और जो इसमें युवा फंसते नजर आ रहे हैं वो इनको आप बाहर निकाल पाएं। साथियों, आप रियल द क्लिक न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए अब हम बाबा तिवारी जी के साथ पुनः जुड़ते हैं अपने अगले प्रश्न के साथ।